इस वीडियो में वर्ग 10 विज्ञान अध्याय 3 धातु एवं अधातु, इस अध्याय के जो अभ्यास है इस अभ्यास के सभी प्रश्नों को हम लोग समझ के साथ करेंगे। तो चलिए आइए एक एक करके यहाँ पर प्रश्न का उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। तो ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। यहाँ 4 विकल्प दिया है, NaCl विलयन एवं कॉपर धातु, MgCl2 विलयन एवं एल्युमिनियम धातु, FeSO4 विलयन एवं सिल्वर धातु, AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु। यहाँ पहला में 4 विकल्प दिया हुआ है। तो इन चारों विकल्प में से कौन सा सही होगा विकल्प, तो देखिए यहाँ AgNO3 तथा कॉपर धातु युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। युगल विस्थापन का अर्थ होता है कि जो उत्पाद बने फिर यदि उससे अभिक्रिया कराया जाए तो जो अभिक्रिया में भाग लेने वाले हैं अर्थात अभिकर्मक हैं वो पुनः प्राप्त हो जाए। दूसरा प्रश्न है, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचने के लिए निम्न में कौन सी विधि उपयुक्त है। तो यहाँ दूसरा नंबर प्रश्न में लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में कौन सा विधि उपयुक्त है। 4 विकल्प है, ग्रीस लगाकर, पेंट लगाकर, जिंक की परत चढ़ाकर, ऊपर के सभी। तो जंग से बचने के लिए लोहे के फ्राइंग पैन को क्या किया जाएगा, जिंक की परत चढ़ा दी जाएगी। अब देखिए क्यों, ग्रीस लगाकर, पेंट लगाकर भी लोहे को जंग से बचाया जा सकता है, किंतु फ्राइंग पैन है इसे हमेशा गर्म करना पड़ेगा, तो उस स्थिति में ग्रीस और पेंट जल जाएंगे, किंतु जिंक की परत चढ़ा दी जाए तो वो जंग से बचा लेगा। तीसरा नंबर प्रश्न, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलेय है, यह तत्व क्या हो सकता है। तो यहाँ विकल्प में कैल्शियम दिया है, कार्बन दिया है, सिलिकॉन दिया है, लोहा दिया है। अब देखिए कैल्शियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है जिसका गलनांक उच्च होता है। कैल्शियम ऑक्साइड अर्थात CaO, कली चूना भी इसे कहते हैं। तो ये कैल्शियम जो है ये सही विकल्प होगा। चौथा नंबर प्रश्न, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि। क्यों होता है ये विकल्प देखा जाए, टीन की अपेक्षा जिंक महंगा है, टीन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, टीन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील है। तो चौथा का सही विकल्प होगा C, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, इसीलिए जिंक की अपेक्षा टीन का लेप लगा होता है क्योंकि वो कम अभिक्रियाशील होगा। तो इस तरह से ये इसका चौथा का C विकल्प सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5, आपको एक हथौड़ा, बैटरी, बल्ब, तार एवं स्विच दिया गया है। इतने उपकरण आपको दिए गए हैं। प्रश्न A है, इनका उपयोग कर धातुओं एवं अधातुओं के नमूनों के बीच आप विभेद कैसे करेंगे। ठीक है, तो दिए गए उपकरणों को चित्रानुसार एक परिपथ बनाएंगे। अब देखिए ये जो चित्र है यहाँ पर ये चित्र बन गया। यहाँ ये बल्ब है क्योंकि यहाँ दिया हुआ है कि एक बल्ब भी दिया गया है। फिर ये जो है तार है और यहाँ जो है ये बैटरी है, ये स्विच है। तो सारा चीज़ दिया हुआ है और एक हथौड़ा आपको अलग से दिया गया है। तो चित्रानुसार उपकरण को सजा लेंगे। आइए पहले देख लेते हैं क्या करेंगे। तो अब नमूना जो दिया गया है कि धातु और अधातु को विभेद करना है, तो ये स्विच ऑन है, बैटरी सब जुड़ा हुआ है, परिपथ प्रारंभ है। यहाँ A और B 2 ऐसे पॉइंट है जहाँ अगर परिपथ को सटा देते हैं तो ये बल्ब जलने लगता है। अब क्या करेंगे कि बारी बारी से नमूने को A और B के बीच रखेंगे और जिसमें बल्ब जल जाए उसे एक तरफ धातु की ओर और जिसमें बल्ब नहीं जले उसे एक तरफ अधातु की ओर रखेंगे, क्योंकि हमें धातु अधातु में विभेद करना है। क्योंकि इस परिस्थिति में ग्रेफाइट जो है वो भी धातु में चला जाएगा, क्योंकि ग्रेफाइट अधातु है और वो विद्युत का चालन करता है। तो इस स्थिति में धातु में तो ग्रेफाइट चला जाएगा। तो अब क्या करेंगे, एक हथौड़ी भी दी गई है। तो धातु का गुण है एक और कि अगर हथौड़ी से चोट करते हैं तो वो चूर चूर नहीं होगा।
लेकिन अधातु जो है वो चूर चूर हो जाएगा। तो प्रत्येक धातु के नमूने पर हथौड़े से चोट करेंगे और जो चूर चूर हो जाए उसे फिर अलग कर देंगे, अर्थात वो अधातु है। और जो दोनों ही परीक्षा में पास कर जाए, अर्थात विद्युत का चालन भी कर दे और चूर चूर भी ना हो, तो वो अब प्योर धातु हो जाएगा। तो इस तरह से, इस प्रयोग से इस तरह से नमूने में विभेद करेंगे। आइए देखिए कैसे इसका उत्तर लिखेंगे। तो दिए गए नमूने को ए बी बिंदु को जोड़ेंगे, जिस नमूने से बल्ब जले उसे अलग श्रेणी में रखेंगे तथा जिस नमूने से बल्ब नहीं जले उसे दूसरे श्रेणी में रखेंगे। अगले चरण में बल्ब जलाने वाले नमूने पर बारी बारी से प्रहार करेंगे, किससे? हथौड़ी से, और जो नमूना नहीं टूटे उसे धातु की श्रेणी में रखेंगे और शेष नमूनों को अधातु समझेंगे। तो ये इसका कंप्लीट उत्तर होगा। अब बी नंबर इसी प्रश्न में दिया है, धातुओं एवं अधातुओं में विभेद के लिए इन परीक्षणों की उपयोगिता का आकलन कीजिए। अर्थात इस परीक्षण की क्या उपयोगिता है ये बतलाना है। तो यह परीक्षण धातु अधातु विभेदन में काफ़ी सहायक है। क्यों सहायक है? क्योंकि इसमें 2 बार क्रिया हो रही है। एक बार में तो संभवतः अपवाद वाला जो अधातु है वो पास कर गया विद्युत का चालन करके, जो ग्रेफाइट था, किंतु दूसरे परीक्षण में हथौड़ी के चोट से वो भी चूर चूर हो गया। तो एक तरह से यह विभेदन का बहुत ही अच्छा तरीका माना जाएगा। ये देखते हैं 6ठा नंबर प्रश्न, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? 2 उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण दीजिए। तो देखिए नाम से ही स्पष्ट है, उभय अर्थात दोनों। तो वैसे ऑक्साइड जो अम्लीय तथा क्षारकीय दोनों गुण प्रस्तुत करते हैं, ध्यान दीजिएगा, वैसे ऑक्साइड जो अम्लीय तथा क्षारकीय दोनों गुण प्रदर्शित करते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। कई बार परीक्षा में आ चुका है, उदाहरण भी पूछा जा चुका है। 2 उभयधर्मी ऑक्साइड निम्नलिखित हैं। पहला उभयधर्मी ऑक्साइड एल्युमिनियम ऑक्साइड अर्थात Al2O3 और दूसरा उभयधर्मी ऑक्साइड ZnO जिंक ऑक्साइड। तो ये जो 2 ऑक्साइड हैं ये उभयधर्मी ऑक्साइड हैं। ये अम्लीय तथा क्षारकीय दोनों गुण प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इन्हें उभयधर्मी की श्रेणी में रखा गया है। अब शेष प्रश्न का उत्तर हम लोग इस खंड के अगले भाग में करेंगे। धन्यवाद।